हाँ जी, 10th class. Once again we are back with the new chapter, and that is the chapter number 9, heredity and evolution. सबको पता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाले चैप्टर में एवोल्यूशन वाला पार्ट इस ईयर दिस ईयर एवोल्यूशन पार्ट हैज़ बीन रिमूव्ड. सो हेरिडिटी वाला चैप्टर में हेरिडिटी का जितना पार्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज द एवोल्यूशनरी पोर्शन हैज़ बीन एराडिकेटेड फ्रॉम आवर सिलेबस. नाउ इस चैप्टर में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे जो मेंडल ने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी प्रोड्यूस की थी. मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सटाइवम ने, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट पे. ठीक, बहुत सारे करेक्टर्स उन्होंने लिए थे ड्यूरिंग देयर एक्सपेरिमेंट, तो उनको सबको डिस्कस करेंगे. एंड विल डिस्कस आल्सो दैट व्हाट आर द करेक्टर्स विच आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू जनरेशन, एंड व्हाट आर द करेक्टर्स विच आर adapted by the person by lifetime experience. बट इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, ये हमें पता होना चाहिए कि द चैप्टर इज रिलेटेड टू द जेनेटिक्स. चैप्टर इज रिलेटेड टू द जेनेटिक्स, एंड जेनेटिक्स ये क्या है? जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और genetics is a branch of science which deals with the heredity and variation. Heredity and variation. Heredity क्या है? Heredity is the transfer of characters from parents to next generation or to their offspring. टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी टफ होगी, लेकिन वर्ड बाय वर्ड अगर हम डिस्क्राइब करेंगे, इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर यू. So, let me erase this and come to the genetics. So, genetics is the branch of biology which deals with heredity and variation. इसको हम genetics लिखते हैं. What is genetics? Genetics, it is the branch of biology which deals with study of heredity and variations. अब इसमें दो नए टर्म मिल गए आपको, एक हेरिडिटी एंड अनदर वन इज वेरिएशंस. सो व्हाट आर द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस? कमिंग ओवर टू द हेरिडिटी, यहीं आ जाओ. हेरिडिटी, देखिए डेफिनेशंस इनकी वर्ड बाय वर्ड ही मोस्ट एक्सेप्टेड हैं. बाकी कंसेप्चुअली समझने के लिए मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें डिटेल्स में बताता रहा. हेरिडिटी क्या है? जितने भी करेक्टर्स पेरेंट्स से नए जनरेशन में जाते हैं, जितने भी करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग, न्यू जनरेशन, प्रोजेनी एंड डॉटर सेल, सब एक ही बात है. ठीक है. सो हेरिडिटी कैन बी कंसिडर्ड एज द ट्रांसफर of parental character to their next generation. or
ऑफस्प्रिंग। और प्रोजेनी। एक ही वर्ड है इनका, ठीक है। नाउ अगर वेरिएशंस की बात करें तो व्हाट आर द वेरिएशंस। वेरिएशंस को डिस्कस करने के लिए पहले समझो व्हाट आर द वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या है कि व्हेन एवर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो एग्जैक्टली सारे करेक्टर्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, एग्जैक्टली नहीं होते हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्रीवियस जनरेशन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है और इसको ही हम वेरिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्रीवियस जनरेशन से यानी पेरेंट्स से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसको हमने वेरिएशन का नाम दिया है। सो इफ we discuss about the variation, then variation are the differences variations are the differences that occurs in generation to generation। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो डिफरेंसेस होंगे उसको हमने वेरिएशन का नाम दिया, ठीक है। Next, what we have to discussed, चलो एक चीज़ और ऐड करनी है। वेरिएशन आर द डिफरेंसेस दैट अकर्स इन जनरेशन टू जनरेशन और इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स of the same species, Let me check whether we are clear or not. Nice, ठीक है। तो आफ्टर द वेरिएशन हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड ट्राइट्स। थोड़ा टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है बेटा, ध्यान रखना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा, कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। वीडियो को कई बार पॉज करके देखो, समझने की कोशिश करो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है कॉल करो, व्हाट्सएप करो, फेस टू फेस मिलो, बट आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्या बात कर रहे हैं हम? हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड ट्राइट्स। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड ट्राइट्स। देखो हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड ट्राइट्स, देखो यहाँ पे आपको नया टर्म मिला है इनहेरिटेड ट्राइट्स। इनहेरिटेड ट्राइट्स क्या होते हैं? हेरिडिटी का मतलब तो हमें समझ में आ गया, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड नेक्स्ट जनरेशन। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बात आती है इनहेरिटेड ट्राइट्स की। इनहेरिटेड ट्राइट्स,
देखो इनहेरिटेड का मतलब भी यही है, कैरेक्टर्स का नेक्स्ट जनरेशन में जाना, उसको इनहेरिटेड ही बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, इसको मैं सेम लिख दूं आप लोगों के लेवल के लिए, इट इज सफिशिएंट। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स from one generation to another one। इसका मतलब क्या हुआ, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस एक ही वो टर्मिनोलॉजी हुई। तो अभी आप लोगों के लेवल के लिए इतना सफिशिएंट है कि हेरिडिटी को ही हम इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, यानी जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे उनको हम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। चलिए इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में लिख दूं। द सेम डेफिनेशन अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखूं, और द कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, देखो यही है, द कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आर नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। इसी डेफिनेशन को हमने चेंज कर दिया। द कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड from one generation to next generation are called inherited characters। अब देखो इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया है, बट द टर्म्स आर सेम। अब बात आती है ट्राइड्स की। व्हाट आर द ट्राइड्स, इसको हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली, क्योंकि जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी टफ है। एक बार समझ में आ गई तो जेनेटिक्स हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अब हम हेरिडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। हेरिडिटी इज ए पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स का एक पार्ट है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको आज डिस्कस नहीं कर रहे, बट हेरिडिटी को डिस्कस करेंगे। और हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, एक बार समझने की बात है। तो आज इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी को, मैक्सिमम वर्ड्स जो हेरिडिटी या जेनेटिक्स में यूज होते हैं उनको समझने की। उसी में एक ट्राइड भी आएगा, अभी नहीं डिस्कस कर रहे। When it will come in its series, then we will discuss it. चलिए, now coming to common terminology used in genetics or in heredity. लिख दूं इसको मैं टर्मिनोलॉजी, तो आपको पता रहेगा हमने टर्मिनोलॉजी कहाँ से शुरू की है। Terminology used in, hold for a minute बेटा। हाँ, तो what we were discussing that terminology used in genetics। जेनेटिक्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होंगी उस पर थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यही हमारा बेस है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी का। सबसे पहले बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की, कि व्हाट आर द क्रोमोसोम्स।
सी 9th क्लास में जहाँ तक याद होगा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 2-3 टर्मिनोलॉजी हैं जो मैं आपको साथ के साथ क्लियर कर दूँ। पहले इसको समझ लो। 9th क्लास में जब हमने एक सेल बनाई थी तो हमने क्या बात किया था कि ये हमारी एनिमल सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पड़ी रहती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने क्रोमोसोम्स बोला था। ठीक है, अब यही क्रोमोसोम्स कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे से हेलिकल शेप में लिपटे हुए होंगे। एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, दिस इज ए सिंगल क्रोमोसोम, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले ये कुछ ऐसे ऐसे इस स्ट्रक्चर में पड़ा रहता है, फैला हुआ। ये क्रोमोसोम्स केवल तभी विजिबल होते हैं जब सेल डिवीज़न होना होता है, जब सेल डिवाइड होनी होगी तभी ये ऐसे अरेंज होगा, अदरवाइज ये हमें ऐसे नज़र आएगा। इट विल बी लाइक दिस, द सेम स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। अब मैं इसको ऐसे बात करूं कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, और ये बिफोर सेल डिवीजन। 2 पार्ट में हमने सेपरेट कर दिया। ये बिफोर सेल डिवीजन है, हमेशा ऐसे ही फॉर्म में क्रोमोसोम्स रहेंगे। अब इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। ये आपके लेवल की बात नहीं, बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी इतना समझ लो कि इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। और जब सेल डिवाइड होनी होगी देन ये कंडेंस होके शॉर्ट होकर के इस फॉर्म में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी। जब इसको इस फॉर्म में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं डीएनए, और डीएनए में ये पोजीशंस होती हैं, इनको बोलते हैं जीन्स। ये डीएनए हुआ, ये जीन्स हुआ, ये जीन्स हुए, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हुई डीएनए, और ये एक हुआ क्रोमोसोम्स। अब देखो तीनों टर्म्स आने वाले हैं, आगे हम यूज करेंगे, तीनों टर्मिनोलॉजी को हम आगे यूज करेंगे, पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल को मैंने फिलहाल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये पार्ट है जिसको हमने बोल दिया क्रोमेटिड, ये जब सेल डिवीजन के टाइम में आएगी, ये 2 सेल्स हैं इसीलिए ध्यान रखना। ठीक है, ये बिफोर डिवीजन, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। उस समय में ये क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज क्रोमोसोम्स। जब इसकी डिटेल स्टडी में जाएंगे तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर होगी, इसको हमने बोला, इस स्ट्रक्चर को बोला डीएनए। और डीएनए के अंदर कुछ डिफरेंट साइट्स होंगी जहां पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी, इनको हमने बोल दिया जीन्स। तो न्यूक्लियस, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स, इनकी एक सीरीज बना दो। सबसे बड़ा क्या होगा? न्यूक्लियस, फिर क्रोमेटिड, फिर क्रोमोसोम्स, फिर डीएनए, और उसके बाद जीन्स। जीन्स जो है दिस इज द यूनिट या दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट बाय विच जेनेटिकल कैरेक्टर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड। तो हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है? जीन्स। इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं, सम अप कर देता हूं। नाउ सी, देखो क्या बोला मैंने आपने,
सबसे पहले न्यूक्लियस जो एक सेल के अंदर होगा, देन केम टू क्रोमेटेड सेल के अंदर का मटेरियल, देन जब ये कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम्स, इसको डिटेल्ड एनालाइज करेंगे तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड लास्टली दे हैव ए डेफिनेट पोजीशन जिसको बोलेंगे जीन्स। जीन्स इज द यूनिट ऑफ जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन या यूनिट ऑफ, इसको एक काम करो आज सेपरेटली लिखता हूं, जीन्स को हम सेपरेटली लिखेंगे। इतना हो गया। अब बात करेंगे क्रोमोसोम्स की बाय डेफिनेशंस। सारे वर्ड्स की डेफिनेशंस पहले एक बार पढ़ लें, फिर बताते हैं आपको, डिस्कस करेंगे। सी what are the chromosomes? Chromosomes are long thread-like structure present in the nucleus of a cell which contains heredity information of the cell in the form of genes. यही है जो हमने पढ़ा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, ठीक है, इसको बोल दिया हमने क्रोमोसोम्स। इसके पहले क्रोमेटेड न्यूक्लियस हो चुका। डीएनए, व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज ए केमिकल इन द क्रोमोसोम व्हिच कैरीज ट्रेट्स इन द कोड फॉर्म। ये डीएनए बताया था, ये केमिकल के फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसमें ये इसकी कोडेड पोजीशन है। कोडेड पोजीशंस को हमने जीन बोला। तो हमें ओवरऑल कंसेप्चुअली समझना है व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज क्रोमेटेड, व्हाट इज क्रोमोसोम्स, व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज जीन्स। नाउ कमिंग ओवर टू द कैरेक्टर्स, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्या क्या देख लिया हमने यहाँ पर अभी, डेफिनेशंस देखो लिखी हुई है आपके पास में, मैं भेज चुका हूँ, पीडीएफ भेज चुका हूँ। क्रोमोसोम्स समझ में आ गया, डीएनए समझ में आ गया, जीन्स समझ में आ गया, और जीन्स के बारे में हमने क्या बोला? इट इज बेसिक यूनिट फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए बेसिक यूनिट है जीन्स। अब बात करें कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं भाई? ये तो कोई बात नहीं, कैरेक्टर्स तो क्या है? जो फीचर्स एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाए। कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हाइट, कलर, शेप, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हीं को हम कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक। अब बात करेंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की। देखो मैं इसको रेज कर देता हूँ। हम बात क्या कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स क्या हैं और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हैं, या कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या है। पहले ट्रेड्स समझो, कैरेक्टर्स एंड ट्रेड्स पैरेलल में समझते हैं। कैरेक्टर्स, इसको हम फीचर्स कह सकते हैं। दीज में कंसीडर as features, example height, example color, example shape, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड्स क्या है? व्हाट आर द ट्रेड्स? हाइट अगर हमने लिया है तो हाइट कैसी होगी? या तो टॉल होगा
या डॉफ होगा। हाइट को किस में डिवाइड कर सकते हैं, लंबा या छोटा, हमने बात कर ली टॉल एंड डॉफ। हाइट इज द कैरेक्टर एंड टॉल एंड डॉफ आर द ट्रेट्स। हाइट इज द कैरेक्टर, टॉल एंड डॉफनेस इज द ट्रेट। यानी एक कैरेक्टर के दो डिफरेंट व्यूज, इसको बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। गॉट? जैसे कलर, कलर क्या होगा, या ब्लैक या वाइट, आइदर रेड और पिंक। ये क्या, कलर के दो कॉम्बिनेशन है ना। कलर, कोई दो कलर तो होंगे ना। कलर इज द कैरेक्टर, वाइट ब्लैकनेस एंड वाइटनेस। और चलो रेड रख देते हैं, क्योंकि आगे पिंक या रेड की डिस्कशन होगा, तो हम इसको रेड रख देते हैं। या ग्रीन रख देते हैं, इसकी जगह येलो रख देते हैं, आगे ये डिस्कस होगा इसलिए। तो ये क्या है, दीज आर द ट्रेट्स और दिस इज द कैरेक्टर। तो ये है कैरेक्टर और ये है ट्रेट्स। टू contrasting character, two contrasting features of a character known as traits. Example, tall and dwarf। टॉल और डॉफ नहीं, टॉल एंड डॉफ, ये दोनों मिलाकर के एक ट्रेट बनाते हैं। येलो एंड ग्रीन, ये एक ट्रेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हुए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और कंट्रास्टिंग ट्रेट। एक बार पढ़ लें। ए पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स सच एज टॉल एंड डॉफ, white and violet flowers, round and wrinkled seeds, these are known as contrasting traits। यानी एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फीचर्स। क्या कहा हमने कि कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स, ये समझना बहुत जरूरी है। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। सिंपली हाइट is the character, height is the character, while tallness and shortness or tallness or dwarfness are the traits। क्या कहा, color is the character and yellow and green is the traits। क्या कहा मैंने, shape is the character, while round shape and wrinkled are the traits। और भी बहुत कुछ कहूंगा, 4, 5, 6, 7 टाइम्स बोलना है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए 3 ही बार बोल के रुक जाता हूं। बात समझ में आई? हाइट, कलर एंड शेप, these are included in your syllabus, इसलिए मैं अभी इन्हीं की बात करूंगा। तो इसमें हाइट, कलर एंड शेप आर द कैरेक्टर्स, टॉलनेस, शॉर्टनेस इज ट्रेट, येलो एंड ग्रीन इज ट्रेट, राउंड एंड रिंकल इज ट्रेट। ये बात समझ में आ गई? अब यहीं पर एक चीज और मैं क्लियर करूं। मेंडल ने
7 डिफरेंट करेक्टर्स लिए थे, इसलिए मैंने लिखा 4 5 6 7 4 5 6 7 7 डिफरेंट करेक्टर्स कंसीडर किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में, बट दीज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। हाँ, इन कौन कौन से करेक्टर्स थे ये मैं आपको सेपरेटली बाद में बताऊंगा, अभी बताने से हमारी रिदम ब्रेक हो गई ना। यहां पर मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि टॉलनेस, अब ट्रेट हटा दूं मैं, इज ऑलवेज रिप्रेजेंट, tallness of the plant is represented by capital T, shortness by small t, not s, या darkness लिख दो इसको DWARF। tallness is represented by capital T and darkness is represented by small t। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेटिंग करेक्टर है, यानी ये अपना इफेक्ट छोड़ेगा, और ये रिसेसिव करेक्टर है, ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। अभी बताता हूं क्यों, क्या मतलब क्या हुआ इसका। येलो एंड ग्रीन, येलो इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Y एंड ग्रीन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल y, नॉट बाय G। ये ध्यान रखने की बात है, यही याद कर लेना इसको। सो traits of height are represented by capital T and small t. Traits of color is represented by capital Y and small y, not capital Y and G. And round and wrinkle, round is represented by capital R and wrinkle is represented by small r. अब देखो, मैंने अभी अभी क्या टर्म यूज किया कि नेक्स्ट जनरेशन में जो कैपिटल्स हैं इनकी डोमिनेंसी होगी। नेक्स्ट जनरेशन में ये जो राइट टिक की है इनकी डोमिनेंसी होगी, ये डोमिनेंट होगा, ये डोमिनेंट होगा, ये डोमिनेंट होगा करेक्टर का, ये फीचर डोमिनेंट होगा, लेकिन स्मॉल t, स्मॉल y और स्मॉल r डोमिनेंट नहीं होगा। दूसरे नजरिए से देखो इसको, एक प्लांट की डिस्कशन किया, इसमें कैपिटल T और स्मॉल t है। कैपिटल T और स्मॉल t अगर आ रहा है तो इसमें कैपिटल T डोमिनेंट है, यानी ये प्लांट कैसा होगा, टॉल। क्यों? क्योंकि कैपिटल T डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। इस सीड में, इस प्लांट के इस सीड में कैपिटल T और स्मॉल t दोनों हैं, लेकिन कैपिटल T डोमिनेंट है, इसलिए ये प्लांट टॉल होगा, ना कि शॉर्ट। एक ऐसा सीड जिसमें कैपिटल Y भी है और स्मॉल y भी है, तो जहां पर जो डोमिनेंट है दैट इज Y, और जहां डोमिनेंसी होती है वह छोटे वाले को कोई पूछता नहीं। So Y is the dominant, that means this will be yellow in color, not green. एक तीसरे सीड की बात करें, if that is round and wrinkled, then wrinkle will be recessive. Wrinkle will be recessive while round will be dominant. मतलब समझ में आया कुछ? यानी जो करेक्टर डोमिनेंट होगा F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में हमें वही नजर आएगा, फर्स्ट जनरेशन में हमें वही नजर आएगा, और उसी को बोला है हमने डोमिनेंट ट्राइट्स या रिसेसिव ट्राइट्स। डोमिनेंट करेक्टर या रिसेसिव करेक्टर। डोमिनेंट करेक्टर क्या हुआ इसमें, कैपिटल T, इसमें क्या हुआ कैपिटल Y, इसमें क्या हुआ कैपिटल R। इसी को एक बार फिर से समझो, नहीं समझ में आया होगा तो फिर क्लियर करता हूं। देखो, एक प्लांट में, पी प्लांट की ही बात कर रहे हैं, हम पी प्लांट पे डिस्कस किया था
फर्स्ट करेक्टर क्या है, टॉल प्लस शॉर्ट या डार्क प्लांट के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इससे जो जनरेशन मिली वो हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली मिली, क्योंकि इसको लिखते हैं कैपिटल टी, इसको लिखते हैं स्मॉल टी। यार तुम शॉर्ट मत लिखो, डॉफ ही लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे बार बार, है ना, मुझे शॉर्ट याद रहता है। डॉफ, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर नया सीड प्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी ही होना चाहिए। अब ये प्लांट हमें कैसा दिखाई देगा, ये प्लांट हमें टॉल दिखाई देगा, लेकिन इसके जो जीन्स हैं दोनों मिक्स है, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, लेकिन स्मॉल टी रिसेसिव है तो डोमिनेंट के आगे रिसेसिव की नहीं चलती, इसलिए ये प्लांट हमें टॉल दिखाई देगा, डॉर्फ नहीं। जब तक एक भी जीन्स कैपिटल होगी तो वही नजर आएगा, डोमिनेंसी ही नजर आएगी, रिसेसिवनेस नहीं। सेकेंड सिचुएशन, ये वही मैं इलेबोरेट कर रहा हूं बेटा, 1 2 3 इन्हीं को इलेबोरेट कर रहा हूं। एक पी प्लांट जिसके पी के सीड येलो थे, जिसको हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस ग्रीन थे, इसको हमने स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया, तो जो इससे सीड्स बनेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई होंगे, और ये नज़र कैसा आएगा, ये नज़र हमें येलो आएगा। वाई, क्योंकि कैपिटल वाई इज द डोमिनेंट, हियर कैपिटल टी इज द डोमिनेंट। थर्ड, एक सीड राउंड है, एक सीड येलो है, सॉरी रिंकल्ड है, जो हमें नई प्रोजनी मिलेगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की, दैट विल कंटेन कैपिटल आर स्मॉल आर एज जीन्स। इसको जीनोटाइप भी बोलते हैं, अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बाद में। तो क्यों ये राउंड होगा, क्योंकि आर इज डोमिनेंट, ठीक है। तो ये हुए डोमिनेंट करेक्टर और ये हुए रिसेसिव करेक्टर। डोमिनेंट एंड रिसेसिव का मतलब समझ में आ गया, डोमिनेंट ट्राइट्स एंड रिसेसिव ट्राइट्स का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बात करें जरा, इन बिटवीन एनर्जी ज़्यादा आ जाती हैं, थोड़ा ध्यान रखना। कितनी टर्मिनोलॉजी हो गई, 1 मिनट ऑडियो विजुअल चेक कर लो, ठीक है, ऑडियो विजुअल बराबर है। आगे बात करें हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स, रिसेसिव कैरेक्टर्स, 2 चीज़ें क्लियर हो गई। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जरा इसको डिस्कस करेंगे। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। एक बार फिर समझो, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ने मिलकर के कैपिटल टी स्मॉल टी का सीड बनाया था, ये F1 जनरेशन है और ये है पेरेंट्स। ये क्या है, F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन। F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट जनरेशन है, बाद में यहीं से ये नए सीड्स होंगे, इनसे सेकेंड जनरेशन बनेगी। क्या बनेगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। F2 जनरेशन बनेगी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मीन्स इमीडिएट नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम द ओरिजिनल पेरेंट्स, इमीडिएट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट्स। ओरिजिनल पेरेंट्स से जो इमीडिएट नेक्स्ट जनरेशन है दैट इज F1 जनरेशन। इसके करेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम राइट नाउ। इसका करेक्टर क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब देखिए
होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। एक मिनट, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, होमोजाइगस ए कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स आर ऑफ सेम टाइप आर प्रेजेंट। समझो क्या बोला, कैपिटल टी स्मॉल टी ने मिलके एक सीड बनाया जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी थे। ये क्या है, अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए डिफरेंट जीन्स हैं। इसको हम होमोजाइगस नहीं बोल सकते, इसको हेट्रोजाइगस बोलना पड़ेगा। इसको क्या बोलना पड़ेगा, हेट्रोजाइगस बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों जीन्स डिफरेंट है, इसलिए इसको हेट्रोजाइगस बोलना पड़ेगा। तो होमोजाइगस क्या होगा, अगर ये कैपिटल टी होता दूसरा भी कैपिटल टी होता तो रिजल्टेंट हमारे पास कैपिटल टी होता, इसको हम होमोजाइगस कह सकते थे या कह सकते हैं। दूसरा, अगर ये स्मॉल टी है और स्मॉल टी है तो नए सीड्स हमें स्मॉल टी के मिलेंगे, इसको भी हम होमोजाइगस ही बोलेंगे। ये हुए होमोजाइगस एंड ये हुए हेट्रोजाइगस। जरा पढ़ दो इसको, क्या यही लिखा है? Homozygous, a condition in which both the genes of the same type are present. For example, an organism has both the genes of tallness and is expressed by capital T, and genes of dwarf are small t. ये capital T homozygous, ये small t heterozygous। और सॉरी, स्मॉल टी होमोजाइगस ये भी है, लेकिन ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये रिसेसिव कैरेक्टर का है, लेकिन यहां पर चूंकि कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है इसलिए प्लांट हमें शॉर्ट नजर आएगा। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हुआ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस का डिस्क्रिप्शन। नाउ जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करते हैं। व्हाट आर जीनोटाइप एंड व्हाट आर फिनोटाइप। फिर आ जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीन टाइप के सीड मिल गए हमें। एक ही करेक्टर की बात कर रहे हैं, हाइट, और भी करेक्टर्स हो सकते हैं, चलो यहां रख देते हैं। दूसरा करेक्टर क्या लिया था, कलर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तीसरा करेक्टर क्या लिया था, राउंड एंड रिंकल्ड, और थर्ड वन वाज रिंकल्ड। ऐसा ही कुछ याद आ रहा है? हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप की, यानी इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर के। ये कैसा नजर आएगा, टॉल नजर आएगा, नो डाउट, और होमोजाइगस है। ये कैसा है, ये भी टॉल ही है, लेकिन हेट्रोजाइगस है। हाउ इज दिस विल बी डॉफ, क्योंकि इसमें एक भी कैपिटल वर्ड नहीं है, लेकिन दोनों सेम है, दैट्स व्हाई इट इज होमोजाइगस। डन। अब बात कर रहे हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिकल इंफॉर्मेशन क्या है इसकी, ये है होमोजाइगस टॉल। इसको मैं एक लाइन में लिख दूं,
होमोजाइगस टॉल, ये है इसका जीनोटाइप, यानी इसकी जीन्स एक जैसी है, इसलिए ये होमोजाइगस टॉल है. दिस इज नोन एज जीनोटाइप. दैट मीन्स प्रोवाइडिंग द जेनेटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस सीड. व्हाट द जीनोटाइप इज रिप्रेजेंटिंग? जीनोटाइप is representing genetical information, capital T, genetical information of particular organism. और ये सीड की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है कैपिटल टी, इसलिए हमने इसको बोला होमोजाइगस टॉल. फिनोटाइप मतलब कैसा दिखेगा, कैसे बाहर से, ये है टॉल. तो सर टॉल तो ये भी है, जी हाँ टॉल तो ये भी है. तो दिस इज द फिनोटाइप. दिस इज द फिनोटाइप एंड हियर वी आर राइटिंग अबाउट द जीनोटाइप. ये फिनोटाइप्स हैं और ये जीनोटाइप की बात कर रहे हैं. टॉल ये भी है लेकिन कैसा है? हेट्रोजाइगस टॉल. सो हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल T स्मॉल t is the genetical information of the seed. Capital T small t, this is the genetical information. Iski this is the genetical information. And come over to this one. So this is homozygous small, in fact dwarf, and genetical information is given by single t, small t and small t, not single t, small t and small t. While this is looking a dwarf plant, छोटा प्लांट नजर आएगा. क्यों? क्योंकि इसमें एक भी कैपिटल जीन्स नहीं है, एक भी डोमिनेंट जीन्स नहीं है. सो ये है फिनोटाइप और ये है जीनोटाइप. अब बात करें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी. खत्म हो गई टर्मिनोलॉजी, जोश में सारी टर्मिनोलॉजी करा डाली, कुछ बची होगी तो बात करेंगे. होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव. जरा एक बार क्विक रिवीजन कर लें क्या क्या पढ़ा है अभी तक. एक बार इसका फटाफट रिवीजन कर लें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. और रिवीजन से पहले लेट मी चेक इट अगेन वेदर वी आर क्लियर और नॉट. ऑडियो विजुअल तो बराबर है, लेकिन हमने अभी तक क्या पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लें. हमने अभी तक आपको बताया जेनेटिक्स, हमने आपको बताया हेरिडिटी, हमने आपको बताया वेरिएशन, हमने आपको बताया अबाउट द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जिसमें स्टार्टअप किया था. अच्छा एक चीज़ छूटी है, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या इनहेरिटेंस लिख लो अभी. इनहेरिटेड कैरेक्टर्स फिर बताएंगे. इनहेरिटेंस हमने आपको बताया अबाउट द क्रोमोसोम्स. I told you about the DNA. I told you about the genes. I told you about the dominant character. About the recessive character. About the character, about the traits, about homozygous, about heterozygous, about genotype,
अबाउट phenotype। इतना मैंने आपको अभी तक डिस्कस किया। अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? मेंडल के लॉज और उसके क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन। कुछ ये 3 टर्म्स अभी बाकी हैं। एक इसमें हम वेरिएशन हो गया, स्पीसीज भी लिख दें। स्पीसीज भी लिख दी हमने। देखें स्पीसीज आपको नजर आ रही कि नहीं आ रही है? हमें क्या डिस्कस करना था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन एंड द स्पीसीज। चलो अभी तक क्या डिस्कस कर दिया? जेनेटिक्स हमें पता है, हेरिडिटी पता है, वेरिएशंस का हमें मालूम है, इनहेरिटेंस का मतलब पता है, ये सारे टर्मिनोलॉजी हमें मालूम है। अगर इनमें से कोई डाउट हो तो मुझे लिख भेजना, मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलो लिख भेजना मतलब व्हाट्सएप में। हाँ, बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस की, और उसके बाद जाएंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पर। व्हाट आर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उससे पहले बात कर लेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन की या हाइब्रिड्स की। व्हाट आर हाइब्रिड्स? हाइब्रिड्स का है न्यू जनरेशन formed by fusion of gametes of two different species। यानी दोनों स्पीसीज डिफरेंट है, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स नहीं है, उनके यूनियन से, उनके गैमेट फॉर्मेशन से, गैमेट के फ्यूजन से जो नई स्पीसीज बनेगी उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड। देखो फॉर एन एग्जांपल वी टॉक अबाउट द हॉर्स एंड डंकी, both are of different species and we got mule, खच्चर। ठीक है, हॉर्स एंड डंकी, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिड मिली है हमें, दैट इज म्यूल। यानी दो डिफरेंट स्पीसीज वो मिलकर के एक नई स्पीसीज को जन्म दें, दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। टॉल एंड शॉर्ट ने मिलके, सॉरी ये नहीं चलेगा, आपको दूसरा एग्जांपल दे देते हैं। रेड एंड वाइट फ्लावर्स मिलकर एक नया पिंक फ्लावर जनरेट करें, उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से एक नई स्पीसीज का जन्म होता है, यानी दो डिफरेंट स्पीसीज मिलकर एक नई स्पीसीज को जनरेट करें, दैट इज नोन एज हाइब्रिड, नॉट अ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेटा कभी कभी केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलता है ना, तो हाइब्रिड हम बात कर रहे हैं। और स्पीसीज तो क्या है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, उसको स्पीसीज बोलेंगे। बात करेंगे अब मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस की। बात करें मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने
मैंने क्या बताया था कि मेंडल ने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, और उनमें से 3 हम आज डिस्कस करेंगे। 4th, 5th, 6th एंड 7th ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 3 कैरेक्टर्स लिए थे? एक हाइट, एक मिनट बच्चों, जरा सर परेशान कर रहे हैं, सर से बात कर लो। हाँ, होल्ड। तो मेंडल ने क्या करेक्टर लिया? हाइट पहला करेक्टर, दूसरा करेक्टर लिया था कलर, और तीसरा करेक्टर लिया था शेप। देखो यार, शेप की स्पेलिंग भी भूल गए हम तो, देखी जाएगी। हाइट की बात करें, हाइट किसकी? प्लांट की हाइट। एक प्लांट टॉल था और एक प्लांट शॉर्ट था, ये है हाइट। लेकिन ये क्या है? कैपिटल टी। ये क्या है? स्मॉल टी। ये है ट्राइड्स। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी लिख दो। दूसरा क्या बात की थी? कलर। एक था येलो, यानी उन्होंने एक सीड लिया था जो येलो था, और दूसरा सीड लिया था जो ग्रीन था, स्मॉल वाई। एंड ग्रीन, तो इसको हम कैपिटल वाई और स्मॉल वाई रख दें। तीसरा कलर लिया था शेप, राउंड एंड रिंकल। राउंड तो ऐसा, ये राउंड है, ये दूसरा रिंकल्ड है। अब कलर तो दिखाऊं क्या आपको? समझ में आ गया? ये मैंने नज़र दिखा दिया आपको, टॉल एंड डॉफ, टॉल एंड डॉफ। येलो तो येलो, ग्रीन तो ग्रीन, राउंड तो ये है, और रिंकल हमारा ये है। बार बार सर वही आ जाते घूम के, क्योंकि इसके आगे मेंडल जी ने कुछ किया ही नहीं था। किया तो बहुत था, आपको केवल इतना ही पढ़ना है। इसी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल आर पर कंसंट्रेट करना है। हम बात कर रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि व्हेन जर्मिनेशन ऑफ वन, क्या बोले आपको, क्या समझाऊं कि नेक्स्ट जनरेशन जब प्रोड्यूस होगी पी प्लांट में नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी, तो उस समय कितने कैरेक्टर कंसीडर किए? तो मेंडल ने एक कैरेक्टर कंसीडर किया, तो उसको बोल दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां पर केवल कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करेंगे। ये हुआ मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, और वो कैरेक्टर्स कौन से हैं जो मैंने इरेज होने से छोड़ दिए हैं? देखो, डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 कैरेक्टर लिए। एक कलर वाला कैरेक्टर लिए तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, दूसरा कैपिटल आर और स्मॉल आर। यानी इसमें कितने कैरेक्टर्स लिए हैं? 2, इसलिए बोला डाईहाइब्रिड क्रॉस। और इसमें कितने कैरेक्टर लिए? 1, इसको बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब बात करते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की। इतना समझ में आ गया? मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद बात करेंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की। मेंडल ने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत किए, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के लिए एक ही एक्सपेरिमेंट किया 10th स्टैंडर्ड के लिए। क्या था वो था ही एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट दैट इज द गार्डन पी, जिसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। आपके नोट्स में लिखा होगा, देख लेना। पाइसम सटाइवम
यानी गार्डन पी, यानी अरे पी की स्पेलिंग तो सही लिखो सर, वो पता नहीं है, भूल गए। गार्डन पी की स्पेलिंग ढूंढनी पड़ेगी मुझे अब। PEA, चलो गार्डन पी, और इसको बोलते हैं VATANA, वटाना। ठीक है जी, ये वही वटाना है जो हम आजकल खाते हैं। क्या किया इन्होंने, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, यानी कि एक करैक्टर लिया नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने में। करैक्टर क्या था, टॉल। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, MENDALS, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में, जहां इन्होंने बात की केवल टॉल प्लांट्स की और डॉफ प्लांट्स की। अब मैंने अभी तक क्या डिस्कस किया था कि जीन्स पेयर में चलते हैं, जीन्स पेयर में होते हैं। तो कैपिटल टी हमने टॉल के लिए रखा था रिजर्व करके, और स्मॉल टी रिजर्व करके रखा था डॉफ के लिए। तो दो ले लो ना, पेयर में चलेंगे तो दो लेने पड़ेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर में हो गए। नाउ दिस कैपिटल टी व्हेन कंबाइंड विद दिस स्मॉल टी will form capital T and small t. Now this capital T will unite with this small t, then capital T and small t again. In the same way, इसको हम कह सकते हैं कैपिटल T स्मॉल t, इसको भी कह सकते हैं कैपिटल T स्मॉल t। अरे सर ये तो कैपिटल T स्मॉल t के कॉम्बिनेशन में सारे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t, यानी सारे के सारे प्लांट्स कैपिटल T स्मॉल t वाले होंगे। कैपिटल T स्मॉल t का मतलब इसमें डोमिनेटिंग जीन्स कौन सी है, कैपिटल T, और कैपिटल T का मतलब टॉल। तो ये हो गया टॉल, ये हो गया टॉल, ये भी हो गया टॉल, और मैं पीछे नहीं रहूँगा तो ये भी होगा टॉल। दैट मीन्स 100% टॉल प्लांट्स होंगे कब, F1 जनरेशन में। क्या बोला था, F1 जनरेशन, इमीडिएट जनरेशन ऑफ ओरिजिनल प्लांट्स, ओरिजिनल पेरेंट्स की फर्स्ट जनरेशन, इसको F1 जनरेशन बोला। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, लो इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एक यही खराब दिख रहा है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या था। What was the result of F1 generation of Mendel's monohybrid cross, and the answer is 100% tall plant he obtained. उनको क्या मिले, 100% टॉल प्लांट्स मिले। यानी मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में 100% टॉल प्लांट पाए। अब देखो इसे जरा मैं इरेज कर दूं, सर नीचे छूट गया इरेज होने से, जान करके छोड़ा बेटा, है ना, इसका कुछ पर्पस होगा। सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे, 100% टॉल प्लांट्स, यानी दिखने में केवल
अपीयरेंस में, मॉर्फोलॉजी में, केवल फिजिकल अपीयरेंस में ये टॉल हैं, इसलिए बोला फिनोटाइप। यानी मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट थे, फिनोटाइपिकली, फिनोटाइप में टॉल थे, और 100% प्लांट होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस टॉल थे। हेट्रोजाइगस क्यों? क्योंकि देखो कैपिटल स्मॉल टी, दो टी हैं अलग अलग, इसलिए हेट्रो, इसमें भी हेट्रो, इसमें भी हेट्रो, इसमें भी हेट्रो, एक में भी कैपिटल टी या स्मॉल टी नहीं है। दैट्स वाई 100% होमोजाइगस टॉल, ये हुआ जीनोटाइप, ये हुआ जीनोटाइप, ये हुआ फिनोटाइप। F2 जनरेशन की बात करें, F1 जनरेशन समझ में आ गई, F2 जनरेशन पे चले, उससे पहले मैं देख लूँ मेमोरी कितनी बची है, बहुत देर हो गई आज। तो बच्चों मेमोरी कंप्लीट होने वाली है, 1.1 GB बची है, बाकी सारी हम खा गए, 9 GB का लेक्चर बन चुका है। F2 जनरेशन की बात करें, अब ये जो F1 जनरेशन में हमें सीड मिले थे, ये पेरेंट्स बन जाएंगे, क्योंकि इनिशियल पेरेंट्स कौन से थे? कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब जो सीड्स हमें मिले F1 जनरेशन में, वो बन जाएंगे पेरेंट्स, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। नाउ सी, गो थ्रू द सेम वे, कैपिटल टी विद दिस वन, तो कैपिटल टी, भाई ये सीड मैंने क्या बोला, ये दोनों पेरेंट्स बन गए। अभी दो पेरेंट्स तो चाहिए ना, दो सीड्स तो चाहिए ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक सीड यहाँ से उठाया, ये कैपिटल टी एक यहाँ से लिया, अब ये पेरेंट्स का काम करेंगे। तो इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है, व्हेन दिस इज कंबाइनिंग विद दिस वन, देज आर मेकिंग कैपिटल टी, एंड दिस व्हेन गोइंग टू कंबाइन विद this small t, then we will get capital T and small t. Now again, when this small t is combining with this capital T, small t, capital T, it is the same, बात एक ही है, इसको हम ऐसे ही रख दें, small t कैपिटल T रखो या कैपिटल T स्मॉल t रखो, this is the same thing, तो हम इसको कैपिटल T स्मॉल t रखते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट, this is again going to combine with capital small t, so small t and small t, this is the F2 generation। यानी F1 जनरेशन के सीड्स ये है, ये F2 जनरेशन मिली, और F2 जनरेशन में ये प्लांट कैसा होगा बेटा, ये प्लांट होगा टॉल, क्योंकि इसमें कैपिटल टी है। ये प्लांट कैसा होगा बच्चों, ये प्लांट भी होगा टॉल, दिखने में, खाली दिखने में, ये तो ओरिजिनली टॉल है, जीनोटाइप भी और फिनोटाइप भी। ये जीनोटाइप होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल है, लेकिन फिनोटाइप टॉल है। ये भी फिनोटाइप टॉल है, ये स्मॉल होगा क्योंकि इसमें एक भी जीन्स डोमिनेंट नहीं है, तो ये भी होगा टॉल और ये होगा DWARF। तो रेशियो क्या हुआ, 3 होंगे टॉल और 1 होगा स्मॉल, तो टॉल वर्सेस डॉफ का रेशियो है 3:1 इन F2 जनरेशन। ये हुआ फिनोटाइप, ये हुआ फिनोटाइप। अब देखो जीनोटाइप की बात करें तो एक ये कैसा है होमोजाइगस, ये दोनों कैसे हैं हेट्रोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है। तो जीनोटाइप की कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें उसके लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा,
ऊपर वाला पोर्शन में इरेज कर देता हूँ दिस वन। F2 जनरेशन आ गई, जनरेशन आ गई, पेरेंट्स गायब, लो पेरेंट्स गायब हो गए, जनरेशन अभी है। देखो क्या है कि एक होमोजाइगस टॉल 1+1 हेट्रोजाइगस टॉल और एक ये वाला, ये 1+1 2 और ये एक अकेला, तो एक होमोजाइगस डॉफ, ये है जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। क्या हो, अब ये हटा दो जरा बीच में से, समझने की कोशिश करना। देखो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का फिनोटाइप रिजल्ट, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटाइप रिजल्ट 3:1। टैबलेट कर दूंगा मैं इन सबको बाद में, लास्ट में टैबलेट फॉर्म में बता दूंगा, बहुत इजी हो जाएगा आपको लर्न करने के लिए। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में जीनोटाइप रिजल्ट 1:2:1, यानी होमोजाइगस टॉल 1, हेट्रोजाइगस टॉल 2 एंड होमोजाइगस डॉफ 1। ये हुआ जीनोटाइप F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, ठीक है। फिनोटाइप मैंने आपको बता दिया। इसके बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। आफ्टर दिस विल डिस्कस अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम दो कैरेक्टर्स पैरेलल में लेंगे। एक कैरेक्टर तो हो गया, इसके रिजल्ट्स भी हो गए, अब दो कैरेक्टर्स पैरेलल में डिस्कस करेंगे, उसकी बात करेंगे। दैट मीन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस of Mendel's experiment। ठीक है, चेक करो जरा क्या बची है स्पेस हमारे पास। डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, सोचता हूँ इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर बना दूँ। लेकिन अभी तक इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक जगह तो हम समराइज कर चुके हैं अबाउट द टर्मिनोलॉजी। जरा मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समराइज कर लें, उसको टेबुलेट कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हमने अभी तक क्या पढ़ा, मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था और दो बार में एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे इनका, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, एक डाइहाइब्रिड क्रॉस में। तो आज हमने क्या पढ़ा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसकी F1 और F2 दोनों जनरेशन हम साथ में डिस्कस करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसमें करेक्टर क्या लिया था, कैपिटल T एंड स्मॉल t, यानी टॉलनेस, साइज ऑफ द प्लांट, हाइट, HEIGHT, height was taken the character and tallness and shortness were the traits। ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, हाँ इट्स ओके, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हाइट वाज द कैरेक्टर
एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यानी टॉलनेस एंड डॉफनेस वर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और द ट्राइट्स। F1 जनरेशन में क्या किया था कि कैपिटल टी एक पैरेंट, स्मॉल टी दूसरे पैरेंट, तो इसमें हमें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिला था। दैट मीन्स दिस वाज द F1 जनरेशन। इसकी डिटेल क्या थी, F1 जनरेशन में 100% टॉल, ये था फिनोटाइप, एंड 100% हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, ये था इसका जीनोटाइप। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मैं क्रॉस नहीं बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। दूसरा क्या था, ये हुई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को एज ए सीड यूज किया, तो अब हमने इसको पेरेंट्स बना दिया, एक सीड यहां से ले लिया, एक कोई सा यहां से उठा लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, थोड़ा सा दूर रखेंगे क्रॉस बनाने के लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, चलो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें हमें रिजल्ट्स क्या मिले थे, इसमें जो F2 जनरेशन में रिजल्ट मिले थे वो थे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या था, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। अब इसके रिजल्ट को कैसे डिस्क्राइब करें, 3:1 टॉल वर्सेस डॉफ। ये क्या था, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब समझ में आया ना, जो दिखेगा, विजिबल होगा। एंड 1:1 ये हुआ होमोजाइगस वर्सेस हेट्रोजाइगस वर्सेस होमोजाइगस। अब इसको तो हमें अलग ही लिखना पड़ेगा बेटा, इसको मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा फिनोटाइप F2 जनरेशन का, और जीनोटाइप F2 जनरेशन का अलग लिखते हैं। 1 होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल एंड 1 होमोजाइगस डॉफ। ये था हमारा जीनोटाइप, किसका, ऑफ F2 जनरेशन का, ठीक है। F2 जनरेशन का जीनोटाइप ये है, फिनोटाइप ये है। F1 जनरेशन का जीनोटाइप ये है, फिनोटाइप ये है। ये फिनोटाइप और ये जीनोटाइप, ये फिनोटाइप एंड ये जीनोटाइप। बस यही था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्टेंट। डन। अब बात करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस की, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल पढ़ते रहना और पढ़ते रहना, ठीक है। गुड डे।